अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम 3-4 इश्यूज़ पर बात करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की वीडियो किसने बनाई? सुप्रीम कोर्ट में यूट्यूबर्स के खिलाफ घेरा तंग। ईमान मजारी को क्यों गिरफ्तार किया गया? चैट जीपीटी से तैयार सरकारी रिपोर्ट पकड़ी गई। तो एक और इशू है, वो मैं दरमियान में देखता हूँ कि वो उस पर बात करनी है या नहीं। बड़ा अहम इशू है, तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि अभी डिस्कस कर लूँ या कल कर लूँ। तो और आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? एक दो दोस्तों की रिक्वेस्ट आई थी कि जो एमनेस्टी है उसको दोबारा शुरू करें, कि वो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो वो अभी करना चाहते हैं। तो मैंने उनकी दरख्वास्त पे बड़ा एक हमदर्दाना गौर करते हुए दोबारा से एमनेस्टी कोई एक हफ़्ते के लिए बहाल कर दिया, लॉन्च कर दिया है बल्कि। तो अब आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेली भी ऑन कर सकते हैं। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगे तो आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर अच्छा ना भी लगे तो सज़ा के तौर पे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो हम मेरे ख्याल है कि ईमान मज़ारी से शुरू करते हैं। ईमान मज़ारी जो है वो, उनकी गिरफ़्तारी एक बहुत बड़ा एक बैटल ग्राउंड बनी हुई है इस टाइम सोशल मीडिया, और उसमें राइट लेफ़्ट दोनों साइड पे लोग हैं। और इत्तेफाक से कि जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और वकला, ख़वातीन वकला, उनको भी मैंने देखा है कि वो कोई उनके साथ खड़ी हैं और कोई उनके ख़िलाफ़ खड़ी हैं। जो उनके साथ खड़े हैं, एक तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन बार जो है उन्होंने भी एक मुज़म्मती करारदाद पेश की है। और कई जो जर्नलिस्ट हैं वो भी कंडेम कर रहे हैं जी कि उनको नहीं करना चाहिए था। वो वकील हैं, कोई कहता है वो खातून है इसलिए नहीं करना चाहिए था। लेकिन सवाल यह है कि उनको गिरफ़्तार क्यों किया गया, मसला क्या हुआ? तो मसला ये था कि वो गालबन कहीं ट्रैफिक में फंसी हुई थी, और ट्रैफिक जो है वो जाम थी। ट्रैफिक क्यों जाम थी? क्योंकि जो एक क्रिकेट मैच की वजह से जब कोई टीम निकलती है, इंग्लैंड की टीम भी आई हुई थी, इधर रावलपिंडी में मैच था। तो वो जो एक मंज़र होता है ना, वो बड़ा देखने वाला मंज़र होता है, बल्कि बड़ा दिल दहला देने वाला भी मंज़र होता है कि जब बंदा उधर फंसा होता है ना, ये लोग कई जगह ट्रैफिक में स्टक हुए होते हैं। तो लेकिन ये है कि वो होता है, अनफॉर्चुनेटली हमारी रियलिटीज़ इस तरह से हैं कि कोई अगर कोई टीम पर कोई हमला हो जाए तो फिर इधर आपको पता है कि कितनी कितनी देर इधर कोई बाहर की टीम रुख नहीं करती। पहले कोई 2009 की बात है, जब श्रीलंका की टीम पर अटैक हुआ था, तो उसके बाद कहीं 10 साल से भी ज़्यादा हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो नहीं हो रही थी। इसी वजह से नहीं हो रही थी, इसका मैसेज बहुत ही बुरा जाता है। बाय द वे, जब श्रीलंका की टीम पे अटैक हुआ था, मैं उस टाइम उन दिनों में लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में गया हुआ था को पढ़ने के लिए। तो मेरे साथ एक अंग्रेज़ लड़का बैठा हुआ था, उसने मुझे कहा कि उधर अटैक हुआ है। मुझे बहुत शर्म आई। मैं अगर इधर हूँ तो शायद मैं इतना फ़ील ना करूँ, लेकिन जब बाहर आप दूसरों के साथ होते हैं तो एक बड़ा एक अजीब सा एक नदामत का भी एहसास होता है। लगता है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो उसका मैं ही ज़िम्मेदार हूँ। एनीवे, अब यह है कि उसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक थी, और ट्रैफिक ब्लॉक थी तो ईमान मज़ारी जो है उन्होंने समझा कि लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि ईमान मज़ारी इधर मौजूद है, तो अभी तक इन्होंने आके कोई बैरियर जो हैं वो हटाए क्यों नहीं। तो ईमान मज़ारी जो हैं वो निकली हैं और उन्होंने जाके बैरियर हटाने शुरू कर दिए। उस पर पुलिस वाले जो हैं उन्होंने रजिस्ट किया और उन्होंने इन पर केस कर दिया, और इनको जो फिर बाद में गिरफ़्तार कर लिया। अब यह है कि इस पे कोई बंदा बात नहीं करता कि भाई क्या ये ईमान मज़ारी की ड्यूटी में शामिल है कि आप कानून को हाथ में लें, या आपका काम ये था कि कानून को इस्तेमाल करते हुए अगर आपको कोई इतराज़ भी था तो आप वकील हैं, यानी कि आपको जो लोग लॉ नोएंगे हैं उन्हें लॉ अबाइडिंग भी होना चाहिए, उनको एक कानून पर अमल भी करना चाहिए, और बल्कि दूसरे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनना चाहिए कि भाई मुझे कानून का पता है, तो लिहाजा मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करूँगा, मैं कोई कार्य सरकार में मुदाखलत नहीं करूँगा। अभी जो उन पर पर्चा है ना, वो कार्य सरकार में मुदाखलत है, यानी कि इसी बुनियाद पे पर्चा है कि एक चीज़ जो पुलिस कर रही है, क्या उन्होंने ईमान मज़ारी की एक मर्ज़ी से करनी थी, या उनसे मंजूरी चाहिए थी पहले जी ईमान साहबा कि हम इधर जो है ये इश्यूज़ आ रहे हैं, सिक्योरिटी में कुछ भी मसला हो सकता है, कोई बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है, लिहाजा हम जो है इधर बैरियर लगाना चाहते हैं, तो अगर आप हमें अलाउ करें तो हम कर लें। ऐसा तो नहीं होता। लेकिन ये उन्होंने एक उनकी हमाकत थी, अहमकानापन था, या एरोगेंस कह लें, या ये जो हमारे लीड के बच्चे हैं वो समझते हैं कि हम वैसे ही लाडले हैं और हमारा जो केस है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है।
तो बाकी अगर कोई आम बंदा हो तो वो तो शायद नज़र ही ना आए कि जिस तरीके से पुलिस वाले भी उसको उठाते हैं। ईमान मज़ारी जो है उसकी बड़ी अच्छी एक स्ट्रगल भी है। मैं तो मेरी आदत है कि मैं लोगों को नामुकम्मल तौर पे उनको कोई क्या कहते हैं हीरो बना देता हूँ और ना ही विलन बना देता हूँ, यानी कि हर एक के अपने प्लस माइनसेस होते हैं। तो ईमान मज़ारी जो है वो बड़ी बोल्ड लड़की है और उसके पार्ट पे बड़ी कंट्रीब्यूशन भी है, मिसिंग पर्सन के केसेस भी उठाती है, बाकी भी। लेकिन जो वही एक एक्टिविस्ट का जो एक मजाज होता है कि बाज़ का गैर ज़रूरी पंगे भी आ जाते हैं, तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया और उसकी वजह से उन पर जो है केस बना हुआ है और आज उनको 3 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है कि पुलिस वाले फर्दर उनको इन्वेस्टिगेट कर सकें। बेसिकली पुलिस वाले भी अब जो है यानी कि वो अपने तरीके से कर रहे हैं, उन पर केस जो है वो भी कोई और ही को पता नहीं कोई टेररिज्म का बनाया हुआ है, लेकिन जो अगर इसको मेरिट पे देखा जाए तो कार्य सरकार में मुदाखलत का है। अच्छा, अब ये हम कहते हैं नहीं कि पुलिस वाले केस क्यों डिफरेंट बनाते हैं। जब पुलिस वालों से पूछे कि तुसी भैया की कर दो, अगर जो काम उसने नहीं किया तो वो आप पर उस पर क्यों डाल रहे हैं। अच्छा, वो अपने लेवल पे सोच रहे होते हैं, उनके एंगल देखें, वो कहेंगे जी कि जो अगर हम कार्य सरकार में मुदाखलत वाला करें तो ये अदालत हो सकता है कि फौरी तौर पे उनकी रिहाई का हुक्म दे दे। हम टेररिज्म की कोई शेक लगाएंगे तो वो इतनी जल्दी मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने अपनी कोई कैलकुलेशन की हुई होती है और अदालतों को भी मेरा ख्याल है कि इन मामलों में ख्याल करना चाहिए। आपको याद होगा कि एक दफ़ा पहले जब कुछ शीरी मज़ारी गिरफ़्तार हुई थी, इनको एंटी करप्शन वाले लेकर गए थे रावलपिंडी। और उसके बाद जो ईमान है, ईमान मज़ारी ने कोई मीडिया से बात करते हुए इसने कहा जी कि ये जनरल बाजवा के कहने पे गिरफ़्तार हुई, उनको किया गया और बड़ी गलत ज़ुबान भी इस्तेमाल की। और उसके बाद जो खैर फ़ौज ने जो अच्छा काम किया, मैं अच्छा इसलिए कह रहा हूँ कि बजाय इसके कि बंदे या लड़की को उठाने के, उन्होंने क्या किया कि उनकी जो जैग ब्रांच है जो लीगल साइड को डील करती है, उन्होंने बाकायदा से एक एफ़आईआर करा दी इधर इस्लामाबाद पुलिस में कि हमारे आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ ये हरकत हुई है और ये जो है ना नाकाबिले बर्दाश्त है और वैसे ये होना भी नहीं चाहिए। और फिर मामला जो है हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने तो छोड़ दिया, लेकिन खैर उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कहा कि इस पर कोई ऐसा दफ़ा तो नहीं लगती। वही बात जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि अगर वो कार्य सरकार में मुदाखलत वाली बात होती तो हो सकता है कि आज उनको 3 दिन का रिमांड ना मिलता। पुलिस अपने तरीके से फिर सज़ा दे रही होती है, तो उन्होंने कहा कि दफ़ा तो नहीं लगती, लेकिन यह है कि इमरान यानी कि इतना कोई यानी कि उनकी नज़र में कोई सीरियस केस नहीं था। अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि ये बात किसी जज के बारे में की जाती तो जज साहब जो है वो तो इसको अदलिया की आज़ादी से लिंक कर देते कि किस तरह एक जज को एक गाली देना, उसके बारे में बैड माउथिंग करना, को बुरी ज़ुबान इस्तेमाल करना जो है वो अदलिया की आज़ादी उससे सलब होती है, क्योंकि जज साहब घबरा जाते हैं। जब जज घबराता है तो फिर उससे अदलिया की आज़ादी सलब होती है। लेकिन यह है कि दूसरी तरफ वो आर्मी चीफ़ थे जनरल बाजवा, सारे जो है उनको लगे हुए थे, तो ईमान मज़ारी ने सोचा होगा कि मैं भी कुछ कर लूँ। लेकिन ये है कि जो उसमें जो पॉजिटिव चीज़ हुई उसमें ये था कि हाई कोर्ट ने साथ ये भी कहा कि ईमान मज़ारी जो है वो अपने इस रवैये पर माजरत भी कर ले और उसने उस पर माजरत की। तो हमें ये चाहिए कि अपने पोटेंशियल का पॉजिटिव इस्तेमाल करें, उसका एक कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल होना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं और ये किसी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की ड्यूटी में शामिल नहीं है कि कहीं रास्ते में कहीं बैरियर लगे हुए हैं तो आप जाके बैरियर हटाने शुरू कर दें, ठीक है, या किसी को वैसे गालियाँ दे दें। ये कोई तरीका नहीं है। बाकी ईमान मज़ारी में बड़ा पोटेंशियल है, उम्मीद है कि वो आगे बढ़ेगी। हमें जो बोल्ड लोग हैं, जो दलेर लोग हैं, जो दूसरों के लिए आवाज़ उठाने वाले हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अल्लाह करे कि जो वो ये काम करती रहे। लेकिन साथ साथ जब दूसरों की आप इस्लाह की बात कर रहे होते हैं तो ये ज़हन में रखें कि आप में भी इस्लाह की गुंजाइश होती है। वो कहते हैं ना, जब हम किसी की तरफ एक उंगली का इशारा करते हैं ना तो 3 उंगलियां जो है ना वो हमारी तरफ कर रही होती हैं कि अपने गिरबान में भी जाएंगे। तो मेरे ख्याल है कि इसमें एक सिर्फ ये जो है ना एक ये जो अंधी तकलीद है या अंधी मजम्मत है कि जो भी है जी हमारा जानने वाला है उसके साथ कुछ हुआ है, हम कुछ पूछते नहीं हैं कि क्या हुआ क्या है, लेकिन हमने फौरी तौर पे कंडेम कर देना है। चूँकि ये वकील है तो लिहाजा कंडेम कर दिया। इस तरह होना नहीं चाहिए। ज़रा मेरिट देखना चाहिए और हमें अपने लेवल पे और अपनी इस्लाह के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो ये तो ईमान मज़ारी के हवाले से हो गया। अब जो है उसके साथ सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं और यूट्यूबर्स हैं। आजकल जो रिपोर्टर और यूट्यूबर में फ़र्क करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो रिपोर्टर हैं वो यूट्यूबर भी हैं। और अब जो सिर्फ यूट्यूबर हैं यानी कि हम उनको यही समझते हैं
कि ऐसे लोग कि जिनका किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐसा सच वास्ता नहीं है। दूसरे जो हैं यानी कि उनको हम अभी तक जर्नलिस्ट ही कहते हैं। जैसे मैं भी एक तरह का यूट्यूबर तो हूँ ही, लेकिन ये है कि मैं एक अदारे के साथ वाबस्ता हूँ, तो लिहाजा यानी कि जो प्योरली एक यूट्यूबर वाली कैटेगरी है उसमें नहीं आता। अब हम कोई पिछले कोई 3-4 दिन से ये बात डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूबर्स हैं इनके साथ क्या होगा। और हमने पहले भी बात की कि जो वो ह्यूमन राइट्स मॉन्यूमेंट पे जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ यूट्यूबर्स ने किया, वो एक तरह की वेकअप कॉल थी याहिया अफरीदी साहब के लिए कि याहिया अफरीदी साहब अब आप आ रहे हैं तो ये देख लें कि इनको अगर गैर ज़रूरी तौर पे आप मुंह लगाएंगे ना तो ये लोग जो है ना ये याजूज माजूज बन के ना तो ये चढ़ाई कर देते हैं और फिर आपके कंट्रोल में नहीं रहते। और फिर जो है ना हर वक्त जो है जो भी अपनी को हमाकत भी करेंगे तो फ्री स्पीच के पीछे छुपने की कोशिश करेंगे। अब यह है कि कोई बातें आ रही थी, मैंने कुछ एक दो लोगों को सुना भी कि जिसमें वो जिक्र कर रहे थे कि कोई ऐसा लगता है कि जैसे यूट्यूबर्स पर पाबंदी लग गई है। जो डॉन के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट नासिर इकबाल साहब, उन्होंने भी कोई बात की असद मलिक के साथ उनके विलाग में। और इसी तरह जो इमरान वसीम हैं उन्होंने भी कोई इसके हवाले से ज़िक्र किया कि जो है ना बादियो नज़र में कुछ हो रहा है। अब ये हो क्या रहा है, यानी कि इधर पाकिस्तान में जो होने के ना दो तरीके होते हैं। एक होता है कि जिसमें कोई क्लियर कट डायरेक्शंस आ जाती हैं कि फ़लाँ चीज़ होगी फ़लाँ नहीं होगी। अच्छा, उसके फिर अपने जो प्रोज कॉन्स होते हैं वो ये होते हैं कि कई लोग जो है एतराज़ शुरू कर देते हैं। तो फिर उसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो है ना गैर एलानिया तौर पे एक पाबंदी लगा देते हैं। कोई बहाने आप कई किस्म के लगा लेते हैं। मसलन ये सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है बल्कि ये जो बहुत सारे पाकिस्तानी एम्बेसीज में वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं उनको भी इस चीज़ का तजर्बा होगा कि किस तरह से जो सफारतखाने हैं वो डेट ही नहीं देते, कि इंटरव्यू के लिए डेट नहीं देते। तो इस तरीके से प्रोसेस को स्लो करते हैं, डिस्करेज करते हैं। आजकल यही काम जो है यूएई वाले भी हमारे साथ कर रहे हैं। तो बाकी जो हैं जो यूरोप वाले हैं, यूरोपियन हैं या अमेरिकन हैं, वो तो पहले भी करते हैं। तो इधर जो है यानी कि वो ये आ रहा था कि कोई गैर एलानिया पाबंदी इस तरह से है कि जैसे जो उधर ड्यूटी पे पुलिस वाले हैं उनको कोई हदायत हैं कि जनाब बंदे का मुंह देख के और फिर जो है ना उसको पूछना है कि पुत्र तू केड़ी जगह तो आया है, किदा पुत्र है, ठीक है, यानी कि कौन से इदारे से आए हो। तो अगर जो कोई ज़रा रिकग्नाइज जर्नलिस्ट हैं या कोई ट्रैक जिनका बेहतर है, एन मुमकिन है कि उनको कोई इन्होंने फहरिस्त वगैरह भी दी हुई हो कि इनके अलावा आपने किसी को आगे नहीं आने देना। हूँ पुलिस वाले जोड़े ने उन्होंने पहले ही कान होए ने, क्योंकि जिस तरह से कोई एक बंदे ने कोई एक मुबैना यूट्यूबर ने याहिया अफरीदी साहब की वीडियो तस्वीर बनाई जब वो नमाज़ पढ़ रहे थे, तो उसके बाद से पुलिस वालों की वैसे दौड़ें लगी हुई हैं कि उनके एसपी सिक्योरिटी जो है याहिया अफरीदी साहब ने आते हुए जो पहला एक्शन लिया है वो एसपी सिक्योरिटी चेंज किया। और उसकी चेंज की सबब ये बना कि यार ये क्या है कि नहीं हर जगह से बढ़ जाते हैं यूट्यूबर, एक की चीज़ की ने। तो लिहाजा वो यूट्यूबर का तो खैर अभी पता नहीं चल रहा, पता नहीं वो यूट्यूबर था या कौन सा ट्यूबर था। तो लेकिन ये है कि पुलिस वाले उस दिन से परेशान है कि जब उनका उधर का जो टॉप बॉस है जो सुप्रीम कोर्ट में तो एसपी सिक्योरिटी था, जब वही एक हट गया है तो फिर जो बाकी है उन्होंने तो वैसे ही कन्न हो गए। तो लिहाजा वो कर रहे हैं। लेकिन फिर बाद में मैंने बात की क़य्यूम सिद्दीकी साहब से भी। मैंने कहा कि कोई ऐसी बात है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं ना वो आंदे ने कि गल जी है ना कोई पक्की लैके आया करो, ऐ ना हो कि उड़ती उड़ती आ जाए साढ़े को। तो मैं उसके लिए जो है ना फिर पूरा मैंने इधर उधर तेरी तलाश में कई रहनुमाओं से बातें की, फ़ज़ाओं से रफ्त बढ़ाए, हवाओं से बातें की। मैं फिर काफ़ी लोगों को पूछा पुछाया, तो क़य्यूम सिद्दीकी साहब से पूछा तो उनसे जो पता चला उन्होंने कहा कि एक तो ये है कि आज ये पाबंदी नज़र नहीं आई, कि पाबंदी नज़र ना आने की वजह उन्होंने कहा जी आज तो फिर जो है यूट्यूबर दंदनाते फिर रहे थे इधर सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उन्होंने कहा जी कि ये सुनने में आया कि कोई मीटिंग हुई है, गालिबन वो फुल कोर्ट का जिक्र कर रहे थे या कोई और किसी मीटिंग का। उन्होंने कहा जी कि उधर जो है ना उनके ये एक जो एजेंडे पे इशू है कि ये इनका करना क्या है, ये जो है ये यूट्यूबर्स के साथ हमने कैसे निपटना है या ओवरऑल मीडिया के साथ। शायद वो यूट्यूबर की हम तो तफरीक करना शुरू हो जाते हैं ना कि कौन से मेन स्ट्रीम मीडिया के हैं और कौन से नहीं हैं। तो लेकिन जो है उनके लिए सारे हम मीडिया हैं। तो उन्होंने कहा कि मीडिया के साथ कैसे डील करना है। तो कोई 2-3 तजावीज़ जो हैं वो ज़ेर गौर थीं कि एक ये कि इनको इनमें से जो कोई
प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उधर से जो अप्रूव्ड हैं लोग हैं जिनके कार्ड इशू हुए हैं, जिन्हों का अगे पीछे का पता है कोई, इनको अलाउ कर दिया जाए। दूसरा कुछ इस तरह से था कि सुप्रीम कोर्ट जो है ख़ुद कोई अपनी लिस्ट बना ले कि ये लोग जो है उनको अलाउ कर दिया जाए, या वो कोई जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्टर्स की एसोसिएशन है, कोर्ट रिपोर्टर्स की हो सकता है, उनके साथ मशवरे में कर लें। और तीसरा ये था कि इन्होंने वैसे ही जो है ना कट दो इथों, ठीक है कि जो है कोई ना प्रेस रिलीज़ जारी कर दिया करें, इनको इधर घुसने ही ना दें। जो ना घुसने वाला अमल है वो तो बड़ा ही संजीदा हो जाएगा, और मेरा ख्याल है उसमें अदालत को भी इख्तियार से काम लेना चाहिए। और वो क्यों अदालत इस मामले पे इस अंदाज में सोचने पर मजबूर हुई है, इससे जो हमारे यूट्यूबर हैं जिन्होंने कोई लथी चढ़ी दी नहीं और जो किसी को कोई शर्म हया नहीं है, उनको भी कोई ख्याल करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि उस हवाले से नहीं है। फिर मैंने इमरान वसीम से दोबारा बात की, मैंने कहा कि आज तो सुना है कि उधर कुछ नहीं था मसला। तो उसने इमरान ने कहा, उसने कहा कि आज जो है वो चूँकि सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन थे तो इसलिए मेरा ख्याल है कि कोई पाबंदी ऐसा नहीं थी, कल तो इलेक्शन नहीं होंगे, और इलेक्शन में चूँकि पता भी नहीं चलता जो आने वाला है वो वकील है या वकील है कौन है, तो लिहाजा वो आज चलते रहे हैं, तो कल शायद ऐसा ना हो, और इस हवाले से कोई शायद जल्द कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस भी आ जाएं। बाय द वे, सुप्रीम कोर्ट बार के जो इलेक्शन हुए हैं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उस टाइम तक रिज़ल्ट भी आ गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बार में 2 ग्रुप हैं, एक में आसमा जहांगीर ग्रुप, और आसमा जहांगीर ग्रुप में जो हमारे आज़म नज़ीर तारड़ हैं और वो बौन साहब हैं, और जो दूसरा मुखालिफ ग्रुप है वो जो हामिद खान ग्रुप है, जो PTI वाले जो हैं हामिद खान, ये नहीं है कि PTI का ग्रुप है, ये ग्रुप जो है पहले से चलते आ रहे हैं। तो जो इलेक्शन हुए हैं उसमें हामिद खान ग्रुप जो है उसको शिकस्त हुई है। तो जो ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब वाला ग्रुप है, जो आसमा जहांगीर ग्रुप है, ये आज जीत गया। तो नाजरीन, अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। मंसूर अली शाह साहब की भी गल करनी है और ChatGPT पे भी बात करनी है। मंसूर अली शाह साहब की एक वीडियो आई है जनाब, मैं ज़रा उसका कुछ आपको मैं बताना चाहता हूँ। बेसिकली एक वीडियो आई है और ये सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रही है। अब आपके जहन में एक और वीडियो होगी, यानी कि बेसिकली 2 वीडियोस चल रही हैं। एक वीडियो है कि जिसमें एक तरह की टिकटॉक है कि कोई 2 लड़के हैं, वो उनके साथ कोई एक छोटी सी मुख्तसर सी उन्होंने कोई कैमरे से वीडियो बनाई है और वो चले गए हैं। अब उसमें पता नहीं चल रहा, काफ़ी लोग जो हैं उनको मंसूर अली शाह साहब को कंडेम कर रहे हैं कि जनाब है कि वीडियो बनाना शुरू हो गए हैं, लेकिन जो उनके मजाज के बारे में मैंने लोगों से सुना है वो इस तरह के करने वाले नहीं हैं। अब क्या उन्होंने अलाउ किया हुआ था? ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो है ना वो बंदे को मिलते ही ना अपना कैमरा उतना कर देंगे ने कि जैसे होता है ना कि कोई धमाका करने लगे। तो वो जो है एन मुमकिन है उसमें आवाज़ तो आ नहीं रही, हो सकता है कि वो उनको मना कर रहे हो कि आप जो है वीडियो ना बनाएं, ठीक है, या उनकी जब नज़र पड़ी हो। लेकिन ये है कि वो वीडियो चल रही है, ये गालिबन उधर की ही है जिधर वो हैं शायद, या किसी और जगह पे होगी। तो मुझे आइडिया है कि पिछले दिनों वो किसी जगह पे और जगह पर थे, यानी कि उसके बारे में मुझे ज़ाती तौर पे नॉलेज है कि उधर कई लोग उनसे मिलना चाह रहे थे, तो वो अवॉइड कर रहे थे लोगों से मिलने से। तो मुझे लगता नहीं है कि ये कोई एक डेलिबरेट अटैम्प्ट है, ये कोई रोकते रोकते जो जिस तरह होता है ना कि कुछ चंद सेकंड की किसी ने वीडियो बना ली है, वो इस तरह से है। मैं अब जो है एक दूसरी वीडियो की बात करने लगा हूँ। जो दूसरी वीडियो है उसमें जो है ना शाह जी जो हैं वो कौम से ख़िताब कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो PTI वाले हैं इन्होंने सोशल मीडिया पे एक उनके ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू की हुई है कि जैसे कि मैं कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ हूँ और रियासत मुखालिफ हूँ। तो ये बात गलत है, और ना ही मैं कोई इस तरह का हूँ, और ना ही मेरा कोई इस तरह का बनने का इरादा है, और मैं हलफ लेने के लिए तैयार हूँ अगर मुझे चीफ़ जस्टिस बनाया जाए, और मैं जो अपने ओहदे के साथ भी लायल रहूँगा, और मैं रियासत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी वफ़ादार रहूँगा, ठीक है। अच्छा, अब तासर ये दिया गया है कि जैसे जो मंसूर अली शाह साहब हैं उन्होंने ये काम इसलिए किया है कि वो ये उन्होंने वीडियो शायद पहले किसी ने उनकी रिकॉर्ड की हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बेसिकली इस पे जो हमारे जियो वाले हैं उन्होंने कोई फैक्ट चेक किया तो पता चला है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरेटेड वीडियो है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी पता किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ की तरदीद किया है कि उन्होंने कोई इस तरह की उनकी कोई वीडियो नहीं है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड वीडियो है, ये कोई और नहीं है। अच्छा, इससे मिलती जुलती एक और हरकत हुई है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है।
वो ये हुई है जी कि हमारा आपको पता है कि नीलम झेलम प्रोजेक्ट है, काफ़ी देर से चल रहा है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, यानी कि पानी से उधर बिजली हम पैदा करते हैं। वो जो है ना वो सही तरह से चल नहीं पा रहा, यानी कि जो है ना नीयतां ख़राब तो की आंदे ने हुईतां टेर। ठीक है, तो हमारे जो मसाइल है ना, वो एक प्रोजेक्ट शुरू होता है ना तो फिर वो 10 रुपये पे शुरू होता है और जब ख़त्म हो रहा था ना तो वो 1 लाख पे ख़त्म हो रहा होता है जी। कास्ट एस्केलेट कर रही है, प्रोजेक्ट लेट हो गया है, ये हो गया वो हो गया। अब ये प्रोजेक्ट है, इस पे इसकी कोई नाकामी के हवाले से कोई एक रिपोर्ट तैयार की गई और उस रिपोर्ट में के लिए जो पैसे दिए गए थे, ये शहबाज राना साहब की रिपोर्ट है और उन्होंने कहा जी कि उसके लिए कोई 10 करोड़ रुपया दिया गया था कि आपने एक फ़ैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार करनी है और इसमें आपने बताना है कि ये जो इसकी नाकामी के ज़िम्मेदार कौन लोग हैं, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करनी है और आगे आपने सोल्यूशन भी देने हैं। अब वो जो रिपोर्ट तैयार हुई, वो रिपोर्ट तैयार होने के बाद आगे पेश की गई और पेश की गई एहसन इकबाल साहब के सामने। और रिपोर्ट में कोई उन्होंने किसी पर ज़िम्मेदारी डाली नहीं है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर फिक्स ही नहीं की। बल्कि उन्होंने कहा जी कि हम जो है चीज़ें अगर इनको दोबारा से बनाया जाए तो इस पे कोई मेरे ख्याल 250 अरब से कोई 300 अरब रुपए तक लग जाएगा। और इस तरह से कोई बातें या अगर इसको मुरम्मत कर लिया जाए तो उस पर कोई 20 अरब रुपया लग जाएगा। तो और जो उन्होंने सोल्यूशन दिए वो भी बड़े जेनेरिक किस्म के, जिस तरह होता है ना जी ये कर लें तो वो कर लें। जिस तरह हम कहते हैं ना कि जी बस जी जिस दिन हमने कौम ने फ़ैसला कर लिया तो उस दिन जो है हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं हो सकती और दूसरों को लगता है कि यार ये बंदा बड़ा क्लियर हेडेड है, हालांकि इस तरह से काम नहीं होते। अब जो है इन्होंने भी इस तरह किया। अब जो जिसको रिपोर्ट पेश कर रहे थे वो थे आगे एहसन इकबाल। एहसन इकबाल जो है ना उन्होंने कढ़िया अपना फ़ोन और उन्होंने चैट GPT ऑन कर लिया। उन्होंने कोई जो है उसका मुसवदा जो है उधर डाला। उन्होंने कहा यार ये जो सोल्यूशन आपने दिए हैं ये चैट GPT भी यही हमें सोल्यूशन दे रहा है, तो आपने कोई चैट GPT से तो नहीं उठाए या आपने जिधर से भी किए हैं। ये तो ऐसे ही है कि ये जो आपको 10 करोड़ रुपया दिया था रिपोर्ट तैयार करने का, ये अगर मुझे सोल्यूशन चाहिए होते तो ये तो मैं चैट GPT से फ्री में ले लेने थे। तो ये चीज़ आजकल बड़ी डेंजरस हो गई है कि बहुत सारे लोग जो है ना चैट GPT का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और अल्लाह के बंदे वो अक्लमंद लोगों के लिए। ये नहीं है कि आप जो है इनके आप करेंगे अंग्रेज़ी ठीक करने के लिए चैट GPT सिर्फ नहीं है, यानी कि इसके अलावा आपकी जो ओरिजिनलिटी है वो फिर भी नज़र आ जाती है। मैं एक और बात करना चाह रहा था लेकिन बात ज़रा लंबी हो गई है, मैं फिर किसी दिन करूँगा। ओवरऑल मीडिया लिटरेसी के हवाले से या जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं तो इसमें फ़ेक न्यूज़ को हम किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।